हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक नया उपन्यास लेकर के, जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। मैं लेकर आया हूँ सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास आखिरी मकसद को, जो कि सुधीर कोहली का 8वां कारनामा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं लेखक की कलम से जो लिखा होता है वो पहले पढ़ता हूँ, लेकिन इस उपन्यास में लेखक की कलम से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सीधा उपन्यास ही प्रारंभ करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक सुधीर कोहली सीरीज आखिरी मकसद का एपिसोड नंबर 1। मेरी आंख खुली। सबसे पहले मेरी निगाह सामने दीवार पर लगी रेडियम डायल वाली घड़ी पर पड़ी। 1:30 बजा था, यानी कि अभी मुझे बिस्तर के हवाले हुए मुश्किल से 2 घंटे हुए थे। मेरी दोनों आंखें अपनी कटोरियों में गोल गोल घूमी। यूं बिना कोई हरकत किए, बिना गर्दन हिलाए मैंने अपने बेडरूम में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अंधेरे में मुझे कोई दिखाई तो न दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई कमरे में था और किसी की यहाँ मौजूदगी की वजह से ही मेरी आंख खुली थी। रात के 1:30 बजे बंद फ्लैट में मेरे बेडरूम में कोई था। अपने 8 गुना 8 फुट के असाधारण आकार के पलंग पर मैं कुछ क्षण स्तब्ध पड़ा रहा। फिर मैंने करवट बदली और साइड टेबल पर रखे टेबल लैंप की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ टेबल लैंप के स्विच तक पहुंचने से पहले ही कमरे में रोशनी हो गई। अंधेरा कमरा एकाएक ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी से जगमगा उठा। तब मुझे स्विच बोर्ड के करीब खड़ा एक पहलवान जैसा आदमी दिखाई दिया, जो अपलक मुझे देख रहा था और पान से बैगनी हुए मसूड़े और दांत निकालकर हंस रहा था। खामखा हंस रहा था। उसने अपनी पीठ दीवार के साथ सटाई हुई थी और अपने हाथ में वह एक सूरत से ही निहायत खतरनाक लगने वाली रिवॉल्वर थामे था। रिवॉल्वर वह मेरी तरफ ताने हुए नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि पलक झपकते ही वो रिवॉल्वर न सिर्फ मेरी तरफ तन सकती थी, बल्कि उसमें से निकली गोली मेरे जिस्म में कहीं भी झरोखा बना सकती थी। तभी कोई खांसा। तत्काल मेरी निगाह आवाज की दिशा में घूमी। सूरत में पहलवान जैसा ही खतरनाक लेकिन अपेक्षानुमा नौजवान एक दादा पलंग के पहलू में पिछली दीवार से टेक लगाए खड़ा था। जाग गए? पहलवान सहज स्वर में बोला। तुम्हें क्या दिखाई देता है? मैं भुनभुनाया। जल्दी जाग गए, बिना जगाए ही जाग गए। कान बड़े पतले हैं या अभी सोए ही नहीं थे? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भीतर कैसे घुसे? अल्लाह, इतने सारे सवाल एक साथ। जवाब दो। तू तो कोतवाल की तरह जवाब तलबी कर रहा है। उस्ताद जी, पीछे पलंग के पहलू में खड़ा नौजवान दादा बोला। मारू साले को? नहीं नहीं, पहलवान बोला। मारेगा तो ये मर जाएगा। एक आध पराठा सेक देता हूँ ना, खामखा खफा हो जाएगा। हमने इसे राजी राजी रखना है। नौजवान के चेहरे पर बड़े मायूसी के भाव आए। पराठा सेकने को कुछ ज्यादा ही व्यग्र मालूम होता था वो। मैंने वापस पहलवान की तरफ निगाह उठाई। राजी राजी क्यों रखना है मुझे? मैंने पूछा। एकदम वाजिब सवाल पूछा। क्यों रखना है? भैये, राजी रहेगा तो सब कुछ राजी राजी करेगा ना। राजी नहीं रहेगा तो अड़ी करेगा, पंगा करेगा, लफड़ा करेगा। आधी रात को लफड़ा कौन मांगता है? मैं मांगता हूँ। सालों, एक तो जबरन मेरे घर में घुस आए हो और ऊपर से। उस्ताद जी, नौजवान आशापूर्ण स्वर में बोला, एक आध इसके थोबड़े पर ही जमा दूं? कम से कम इसकी कतरनी तो बंद हो जाएगी। कतरनी का क्या है लमड़े? पहलवान दार्शनिकता पूर्ण स्वर में बोला। चलने दे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, मैं बोला, और तुम दोनों को गिरफ्तार कराता हूँ। लो, नौजवान बोला। सुन लो, अगर, मैं बोला, तुम दोनों अपनी खैरियत चाहते हो तो, यानी कि पहलवान ने मेरी बात काटी और बिना उत्तेजित पूर्ववत सहज स्वर में बोला। अभी जहन्नुम रसीद चाहता है? कुछ देर बाद भी नहीं। फिर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा हुआ और उसने बड़े निर्विकार भाव से रिवॉल्वर का कुत्ता खींचा। कुत्ता खींचा जाने की मामूली सी आवाज गोली चलने से भी तीखी आवाज की तरह मेरे कानों में गूंजी। मेरे कस बल निकल गए। मेरे मिजाज में आई वो तब्दीली पहलवान से छुपी न रही। शाबाश, वो बोला। क्या चाहते हो? मैं धीरे से बोला। देखा, पहलवान अपने नौजवान साथी से बोला।
खामखा गले पड़ रहा था तू इसके। सब कुछ राजी राजी तो कर रहा है, बेचारा खुद ही पूछ रहा है कि हम क्या चाहते हैं। नौजवान कुछ ना बोला। अब क्या हुआ, दही जम गई तेरे मुंह में? अबे बता इसे हम क्या चाहते हैं। बिस्तर से निकल, नौजवान ने मुझे आदेश दिया। कपड़े बदल, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। कहाँ चलने के लिए तैयार हूँ? मैं सशंक स्वर में बोला। उस्ताद जी देख लो, ये फिर फालतू सवाल कर रहा है। साफ जाहिर हो रहा था कि वह नौजवान मवाली मेरे से उलझने के लिए तड़प रहा था। कहाँ फालतू सवाल कर रहा है? पहलवान ने उससे मीठी झिड़की दी। इतना वाजिब सवाल तो पूछ रहा है, आखिर इतना जानने का हक तो इसे पहुंचता ही है कि इसने कहाँ चलने के लिए तैयार होना है। लेकिन मैं बताता हूँ इसे। पहलवान फिर मेरे से संबोधित हुआ। भैया तू सीधे सीधे कपड़े पहन ले, तूने किसी पार्टी या किसी जश्न के लिए तैयार नहीं होना, इसलिए सज धज की जरूरत नहीं, समझा? मैंने जवाब नहीं दिया। तुझे हमने किसी के पास पहुंचाना है, जीता जागता सही सलामत, बिना टूट फूट के। सालम तू हमारा साथ दे भैया। ज्यादा पसरेगा या हामिद को हड़काएगा तो फिर तेरी सलामती और टूट फूट की कोई गारंटी नहीं होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ठेके की एक अहम शर्त माल को ग्राहक के पास सही सलामत पहुंचाना भी है। मैं माल हूँ? हाँ, 50,000 रुपए का। तुझे कुछ हो गया तो हमारा तो रोकड़ा निकल गया ना आंटी से। मैं 50,000 रुपए का माल हूँ। नकद, चौकस, सीओडी। सीओडी? कैश ऑन डिलीवरी। ओहो, तो पहलवान जी अंग्रेजी भी जानते हैं? मैं नहीं जानता, वो आदमी जानता है जिसने तेरी डिलीवरी लेनी है। वो बार बार सीओडी सीओडी बोलता था, सो मैंने बोल दिया। तो बात का हिंदुस्तानी में तजुर्बा ये हुआ कि 50,000 रुपए की कीमत की एवज में मुझे अगवा करके किसी तक सही सलामत पहुंचाने के लिए किसी ने तुम्हारी खिदमत हासिल की है। वाह, मरहबा। तजुर्बा हिंदुस्तानी में हो तो बात कितनी जल्दी और कितनी आसानी से समझ में आती है। है कौन वो आदमी? है कोई ग्राहक? वो ग्राहक मेरा करेगा क्या? करेगा तो वही जो हामिद करना चाहता है, लेकिन वक्त आने पर करेगा। मुझे जहन्नुम रसीद? हाँ, यानी कि मेरी मौत महज वक्त की बात है। हाँ, लेकिन वक्त का वक्फा मुख्तसर करने की कोशिश न कर भैया। तू बाज ना आया और यहीं मर गया तो हमारे तो 50,000 रुपए तो गए ना महंगाई के जमाने में। इसलिए नेक वक्त बनकर हमारे काम आ और तैयार होकर हमारे साथ चल। अल्लाह तुझे इसका उज्र देगा। चल खड़ा हो, शाबाश। मैं बिस्तर से निकला और बेडरूम से संबद्ध बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। कहाँ जा रहा है? पहलवान तीखे स्वर में बोला। बाथरूम? मैं बोला, नहाने। पागल हुआ है? ये कोई वक्त है नहाने का? सीधे सीधे कपड़े बदल और चल। कम से कम मुंह तो धो लूं। अरे शेरों के मुंह किसने धोए हैं? ये अंग्रेज की औलाद। नौजवान हामिद भुनभुनाया। समझ रहा है कि जहां इसे ले जाया जा रहा है वहां मेमे इसका मुंह चाटने वाली है। हामिद, पहलवान ने मीठी झिड़की दी। चुप रह, नहीं तो पिट जाएगा। हामिद ने यूं होंठ भींचे जैसे संदूक का ढक्कन बंद किया हो। अरे खड़ा है अभी तक? पहलवान हैरानी जताता हुआ मेरे से संबोधित हुआ। बदल नहीं चुका अभी तक कपड़े? तैयार नहीं हुआ अभी? मेरी राय में आदमी की जैसी जात औकात हो वैसा ही उसका मिजाज होना चाहिए। पहलवान की शहद में लिपटी जुबान मुझे बहुत विचलित कर रही थी। वो गब्बर सिंह की तरह गरज बरस रहा होता तो आपके खादिम ने उससे कम खौफ खाया होता, लेकिन यहाँ तो शहद मुझे घातक विष का गिलास मालूम हो रहा था। इसलिए आपका खादिम मन ही मन कहीं ज्यादा भयभीत था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने खादिम को आप भूले नहीं होंगे, लेकिन अगर इत्तफाकन ऐसा हो गया हो तो मैं आपको अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। बंदा प्राइवेट डिटेक्टिव के उस दुर्लभ धंधे से ताल्लुक रखता है जो हिंदुस्तान में अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता। तंबाकू, जो आलू के पौधे की तरह प्राइवेट डिटेक्टिव की कलम को भी आप विलायत की देन समझिए। बस यूं जानिए कि प्राइवेट डिटेक्टिव की फसल हिंदुस्तान में अभी शुरू ही हुई है। आप जानते हैं कि एक आध पौधा बाहर से आ जाता है तो नई फसल चल निकलती है। हिंदुस्तान में और प्राइवेट डिटेक्टिव अभी उग रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। उनकी कलम अभी कटनी बाकी है। कहने का मतलब यह है कि इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या यूअर्स ट्रूली का
पूछ है आपके खादिम की दिल्ली शहर में। सिर्फ मेरी व्यावसायिक सेवाओं के तलबगार मेरे क्लाइंट्स में ही नहीं, शहर के वैसे दादा लोगों में भी। जैसे कि 2 प्रतिनिधि उस घड़ी मेरे सामने खड़े थे और मुझे ये चॉइस दे रहे थे कि मैं अभी मरना चाहता था या ठहर के। उन दोनों दादाओं की निगाहों के सामने मैंने कुर्ता पाजामा उतारकर जीन्स जैकेट वाली पोशाक धारण की। कपड़ों की अलमारी में ही बने एक दराज में मेरी 38 कैलिबर की लाइसेंस शुदा स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर पड़ी थी, लेकिन उन दोनों की घाघ निगाहों के सामने उस तक हाथ पहुंचाने का मौका मुझे न मिला। अंत में मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगाया और बोला, अब क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, पहलवान बोला, दरख्वास्त है भैये। वही बोलो। नीचे सड़क पर तुम्हारे फ्लैट वाली इस इमारत के ऐन सामने हमारी कार खड़ी है। तुमने हमारे साथ चलकर उस पर सवार हो जाना है और फिर कार यहाँ जा वहाँ जा, बस इतनी सी बात है। बस हाँ, सिवाय इसके कि अगर यहाँ से कार तक के रास्ते में तूने कोई शोर मचाया या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गोली भेजे में, गोली अंदर दम बाहर। खलीफा, मेरा दम बाहर हो गया तो तुम्हारी फीस की दुक्की तो पिट गई। वो तो है, वो बड़ी शराफत से बोला, लेकिन क्या किया जाए भैये, धंधे में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। नुकसान काहे को उस्ताद जी? हामिद भड़का, ये करके तो दिखाए कोई हरकत। मैंने इसकी रिवाल्वर के दम पे अकड़ रहा है साले। मैं नफरत भरे स्वर में बोला, इसे एक और रख दे और फिर अपने उस्ताद को रेफरी बनाकर यही मेरे से 2-2 हाथ कर ले। ना तेरी हड्डी पसली एक करके रख दूं तो मुझे अपने बाप की औलाद नहीं, किसी चिड़ी मार की औलाद कह देना। उस्ताद जी, हामिद दांत किटकिटाता हुआ कहर भरे स्वर में बोला, अब पानी सिर से ऊंचा हो गया है तो डूब मर साले। मैं बोला, ठहर जा हरामी के पिल्ले। हामिद मुझ पर झपटा, लेकिन तभी पहलवान बीच में आ गया। लमड़े, पहलवान सख्ती से बोला, होश में आ, काबू में रख अपने आप को। तेरी यह हरकत तुझे 25,000 की पड़ेगी। अब मुझे परवाह नहीं, अल्लाह कसम मैं इसे, मुझे परवाह है, समझा? समझा, हामिद मरे स्वर में बोला। ये कोई, मैं बोला, चरस वरस तो नहीं लगाता? क्या मतलब? चरसी या स्मैकिये ही यूं एकाएक भड़कते हैं जरूर। ये पहलवान के भारी हाथ का झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल से टकराया। ये अकलमंद के लिए इशारा था। वह बोला, तब पहली बार उसके स्वर में क्रूरता का पुट आया था। अब साबित करके दिखा कि तू अकलमंद है। वो तो मैं हूँ, मैं कठिन स्वर में बोला। फिर तो तुझे अब तक याद होगा कि नीचे सड़क पर इमारत के सामने क्या है? तुम्हारी कार है। तुमने हमारे साथ नीचे चलकर क्या करना है? कार में बैठ जाना है। और ये सब कुछ कैसे होना है? चुपचाप। शाबाश। फिर उसके इशारे पर मैंने फ्लैट की बत्तियां बुझाई और उसके मुख्य द्वार को ताला लगाया। फिर मुझे दाएं बाएं से ब्रैकेट करके वे मुझे नीचे सड़क पर लाए, जहां एक काली एम्बेसडर खड़ी थी। हामिद कार का अगला दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मुझे कार के भीतर अपने आगे धकेलता हुआ पहलवान पीछे सवार हो गया। कार तत्काल वहां से दौड़ चली। हमने मोती बाग जाना है, पहलवान बोला। आजकल सड़कों पर पुलिस की गश्त बहुत है, रात को बहुत पूछताछ होती है। हमारी गाड़ी को भी रोका जा सकता है। तब पुलिस की सूरत देखकर तुझे होशियारी आ सकती है। भैये, मेरी यही नेक राय है तुझे कि पुलिस के सामने कोई लफड़ा करने की कोशिश न करना। कोई बेजा हरकत की तो जो पहली जान जाएगी वो तेरी होगी। और मैं बोला, तुम्हारा क्या होगा? हमारा भी बुरा ही होगा, लेकिन जो बुरा हमारा होगा उसको देखने के लिए तू जिंदा नहीं होगा। हमारी ओर पुलिस की निगाह भी उठने से पहले तू जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। समझा? समझा। तो फिर क्या इरादा है तेरा? इरादा नेक है। नेक ही रखना भैये, इल्तिजा है। अच्छा, धमकी नहीं? नहीं। हैरानी है, आजकल तो दादा लोग भी बड़े अदब और शऊर वाले हो गए हैं। वह हंसा। ठीक है ना फिर? वह बोला, खामोश रहेगा ना? हाँ। शाबाश। मोती बाग तक हमें 2 जगह पुलिस द्वारा संचालित रोड ब्लॉक के बैरियर मिले, लेकिन दोनों ही जगह पुलिसियों ने कार की तरफ टार्च ही चमकाई। कहीं किसी ने कार को रुकने का इशारा न किया। ऐसा हो जाता तो कार की छोटी मोटी तलाशी भी होती और तब मुमकिन था कि इस पंजाबी पुत्र के खून में बहती 93 ऑक्टेन भड़क उठती और मैं हथियारबंद पुलिस की मौजूदगी में हो हल्ला मचाकर अपनी जान बचाने की जुर्रत कर बैठता।
लेकिन लगता था राजधानी में रात को सक्रिय हो उठने वाले वैसे बेशुमार रोड ब्लॉक्स सिर्फ नेक शहरियों को हलकान करने के लिए थे। गुंडे बदमाशों को जरूर अभयदान प्राप्त था। उस घड़ी मेरी समझ में आया कि सालों से चल रहे पुलिस के ऐसे बंदोबस्त के बावजूद आज तक कोई उग्रवादी किसी रोड ब्लॉक पर क्यों नहीं पकड़ा गया था। एक बात ऐसी थी जिसका कोई फायदा आपका ये खादिम महसूस कर रहा था कि उसे पहुंचना चाहिए था। मैं पहलवान को जानता था, अलबत्ता पहलवान नहीं जानता था कि मैं उसे जानता था। पहलवान का नाम तो हबीबुल्ला खान था, लेकिन दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में वो हबीब बकरा के नाम से बेहतर जाना जाता था। पहले कभी वह जामा मस्जिद के इलाके में बकरे के गोश्त की दुकान किया करता था, तब वो हबीबुल्ला खान बकरे वाला के नाम से जाना जाता था। कल्लाल से दादा बना था तो नाम सिकुड़कर हबीब बकरा हो गया था। पहले मारपीट और दंगा फसाद के जुर्म में कई बार जेल की हवा खा चुका था, लेकिन जब से वो दिल्ली के डॉन के नाम से जाने जाने वाले लेखराज मदान की छत्रछाया में गया था, तब से कम हवालात के दर्शन उसने नहीं किए थे। लेखराज मदान खुद कभी एक निहायत मामूली आदमी था जो 5 रुपए रोजाना की दिहाड़ी के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर की हकीर औकात से उठकर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और प्रॉपर्टी डीलर बना था। लेकिन इस हकीकत से दिल्ली शहर में हर कोई वाकिफ था कि उसका असली धंधा शराब की स्मगलिंग और प्रोस्टिट्यूशन था। अपने स्याह सफेद धंधों से उसने बेशुमार दौलत पीटी थी, लेकिन पिछले दिनों वो खामखा ही सरकारी कोप का भाजन बन गया था, जिसकी वजह से उसका सितारा एकाएक गर्दिश में आ गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, पुलिस के एंटी करप्शन स्क्वाड की और दिल्ली की म्युनिसिपल कारपोरेशन की उस पर कुछ ऐसी सामूहिक नजरें इनायत हुई कि उसके जराइम पेशा निजाम की बुनियादें हिल गई थी। उसी संदर्भ में उसका नाम अखबार वालों ने खूब उछाला था और तभी मैंने हबीब बकरे की बाबत जाना था, जो कि गैर कानूनी तामीर के एक केस के सिलसिले में लेखराज मदान के साथ गिरफ्तार हुआ था और साथ जमानत पर छूटा था। अखबारों से ही मैंने जाना था कि लेखराज मदान का उससे उम्र में कोई 20-22 साल छोटा एक भाई था, जो वैसे तो मदान के हर स्याह धंधे में शरीक था, लेकिन प्रत्यक्षतः राजेंद्र प्लेस में एक नाइट क्लब चलाता था। उस छोटे भाई का नाम मैंने अखबारों में अक्सर पढ़ा था, लेकिन भूल गया था और उसकी तस्वीर कभी किसी खबर के साथ छपी नहीं थी। बड़े खलीफा के दर्शन का इत्तेफाक तो 1-2 बार यूअर्स से ट्रूली हो चुका था, लेकिन छोटे खलीफा की सूरत मैंने कभी नहीं देखी थी। कार एकाएक मोती बाग की एक सुनसान अंधेरी इमारत के सामने पहुंचकर रुकी। हामिद ने कार से उतरकर उस अंधेरी इमारत का फाटक खोला और फिर भीतर दाखिल होकर फाटक के ऐन सामने मौजूद गैरेज का दरवाजा खोला और 1 मिनट बाद कार गैरेज में थी और गैरेज का दरवाजा और बाहरी फाटक दोनों बंद हो चुके थे। हम तीनों कार से बाहर निकले। हामिद ने एक बिजली का स्विच ऑन किया तो वहां छत में लगा एक बीमार सा धुंधलाया सा बल्ब जल उठा। उसकी रोशनी में मुझे गैरेज की पिछली दीवार में बना एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। हामिद ने वो दरवाजा खोला और फिर हम तीनों ने उसके भीतर कदम रखा। बाहर से ही प्रतिबिंबित होती निहायत नाकाफी रोशनी में मैंने स्वयं को एक बेडरूम की तरह सजे कमरे में पाया। बेडरूम की एक दीवार में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जो बाहर सड़क की ओर खुलती थी। हामिद ने पहले गैरेज की ओर का दरवाजा बंद किया और फिर उस दरवाजे पर और दोनों खिड़कियों पर बड़े यत्न से मोटे मोटे पर्दे खींचे। तब कहीं जाकर उसने वहां की ट्यूबलाइट जलाई तो कमरे में जगमग हुई। हबीब बकरा एक कुर्सी में ढेर हो गया। अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसने अपनी गोद में रख ली और फिर जेब से एक तंबाकू की पुड़िया निकाली। पुड़िया में से कुछ तंबाकू उसने अपने मुंह में ट्रांसफर किया और फिर चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति के भाव लिए गाय की तरह जुगाली करने लगा। फिर उसने हामिद को कोई गुप्त इशारा किया, जिसके जवाब में हामिद ने वहीं से एक नायलॉन की डोरी बरामद की और उसकी सहायता से मेरे हाथ पांव बांध दिए। अंत में उसने मुझे पलंग पर धकेल दिया। भैये, हबीब बकरा मीठे स्वर में बोला, बस थोड़ी देर की ही तकलीफ समझना। बड़ा ख्याल है तुम्हें मेरा, मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तू तो खफा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। दिल कथकली नाचने को कर रहा है, झूम झूम कर गाने की ख्वाहिश हो रही है। दूसरा काम न करना, वरना तेरा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। मैं खामोश रहा।
बकरा कुछ क्षण मशीनी अंदाज से जबड़ा चलाता रहा। फिर उसने हामिद को टेलीफोन करीब लाने का इशारा किया। हामिद ने फोन को मेज पर से उठाकर उसके करीब एक स्टूल पर रख दिया। चाय बना ला, हबीब बकरा बोला। हामिद सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। हबीब बकरे ने एक नंबर मिलाया और फिर दूसरी ओर से जवाब मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। वो ईयरपीस को पूरी तरह से अपने कान के साथ जोड़े हुए नहीं था, इसलिए जब दूसरी ओर से कोई बोला तो कमरे के स्तब्ध वातावरण में उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दी। हाँ, कौन है भाई? लेखराज मदान की आवाज मैंने साफ पहचानी। मालिक, बकरा चिकने चुपड़े स्वर में बोला। काम हो गया, पकड़ लाए? हाँ। कोई चू चपड़ तो नहीं की उसने? की, काफी उछला कूदा भी, लेकिन मैं क्या उसकी चलने देने वाला था? बढ़िया। अब कहाँ है वो? मोती बाग। चौकस पकड़ के रखा है ना? बिल्कुल। भाग तो नहीं जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। बढ़िया, आगे तुझे मालूम ही है क्या करना है। हाँ, रात यहीं रखेंगे उसे। कल सुबह 11 बजे मैं उसे छोटे मालिक के दौलत खाने पर ले आऊंगा। खुद लाना? खुद ही लाऊंगा मालिक, और उससे अच्छे तरीके से पेश आना। ये दादागिरी दिखाने वाला मामला नहीं है। कोई ताव वाव मत ला जाना। जोश में उससे कोई हाथापाई या मारपीट न कर बैठना, समझ गया? समझ गया मालिक। तेरे ऊपर से नर्म और भीतर से गर्म मिजाज से वो वाकिफ नहीं होगा, लेकिन मैं वाकिफ हूँ। आप ख्याल ही न करो मालिक, मैं अपने मिजाज का कोई नमूना पहले ही पेश कर नहीं चुका है। अरे नहीं मालिक, कुछ नहीं हुआ। बस सिर्फ एक छोटा सा झापड़ रसीद किया था। गलत किया, नहीं करना था। बाज ही नहीं आ रहा था, फिर भी नहीं करना था। अब निशान है झापड़ का उसके थोबड़े पर। हबीब बकरे ने गौर से मेरी सूरत देखी और फिर फोन में बोला, नहीं। बढ़िया, आइंदा ध्यान रखना, डिलीवरी तक उसके चेहरे पर कहीं भी मारपीट का, चोट वोट का कोई मामूली सा भी निशान नहीं होना चाहिए, समझ गया? हाँ। क्या समझ गया? निशान नहीं, खरोच नहीं, कट नहीं, रगड़ नहीं, रोकदा नहीं। बढ़िया। और बोलो मालिक, अपने शागिर्द का क्या सोचा? उसका काम हो जाएगा। कब? आज ही रात को रोशनी होने से पहले। कोताही ना हो। आप निश्चिंत रहिए मालिक, कहीं कोताही नहीं होगी। बढ़िया। फिर शायद लाइन कट गई, क्योंकि तभी हबीब बकरे ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और स्टूल को परे सरका दिया। मैं बेआवाज पलंग पर पड़ा रहा। हालात बड़ा डरावना रुख दिखा रहे थे। अब मुझे यकीन होने लगा था कि मेरा अगवा कोई मामूली घटना नहीं थी, वो बहुत खतरनाक रुख अख्तियार करने वाला था। सिलसिला इतना गंभीर था कि अगवा का कोई गवाह नहीं छोड़ा जाने वाला था। दिन चढ़ने से पहले हामिद का कत्ल हो जाने वाला था और अगले रोज 11 बजे मुझे लेखराज मदान के छोटे भाई के यहाँ डिलीवर कर दिया जाने वाला था। मोटे पहलवान की अक्ल भी मोटी थी, बकरे ही जैसी, जो वो खुद अपने सिर पर मंडराती मौत की शिनाख्त नहीं कर पा रहा था। वो मूर्ख था जो इतना भी नहीं समझता था कि अपने शागिर्द जितना ही वो भी अगवा का गवाह था। गवाह न छोड़ने के लिए अगर हामिद को खलास किया जाना जरूरी था तो खुद उस्ताद का भी उसी अंजाम तक पहुंचना लाजमी था। अब मैं और भी खौफजदा हो उठा। एकाएक ऐसी क्या खूबी पैदा हो गई थी मेरे में जो एक अगवा जरूरी हो गया था, और इसके लिए लेखराज मदान को 2 कत्लों का सामान करना भी गंवारा था। मेरा कोई अनजाना लेकिन हौलनाक अंजाम मुझे बुरी तरह डराने लगा। अपनी मौत मुझे मुंह बाए अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। तब मैंने यह फैसला किया कि अगर बाद में भी मरना ही था तो क्यों ना मैं अभी उसी घड़ी रिहा होने की कोशिश करता हुआ मरूं। क्या पता आपके खादिम की ऐसी कोई कोशिश कामयाब ही हो जाए। तभी एक ट्रे उठाए हामिद वापस लौटा। ट्रे को मेज पर रखकर वह अपने उस्ताद के लिए चाय बनाने लगा। प्रत्यक्षतः मेरी कोई ऐसी खातिरदारी वो जरूरी नहीं समझ रहा था। पहलवान, मैं हिम्मत करके बोला, तुम्हारा बाप फोन पर जैसा कड़क बोल रहा था वो है भी ऐसा ही कड़क, तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या बकता है? हबीब बकरा असमंजस पूर्ण स्वर में बोला। वो बोला कि नहीं कि मेरे ऊपर चोट वोट का कोई मामूली सा भी निशान नहीं होना चाहिए। कान, वो मुझे घूरता हुआ बोला, वाकई बहुत पतले हैं तेरे। बोला कि नहीं तो क्या हुआ? तेरे गाल पर मेरी उंगलियों की हल्की सी उछाल है, वो दिन चढ़े तक हट जाएगी, और सारी रात हाथ पांव बंधे रहने की वजह से मेरी कलाइयों
और टखनों का जो बुरा हाल होगा उसके बारे में क्या सोचा? वो सकपकाया, मेरे हाथ पांव तो अभी से सुन्न होते जा रहे हैं और थोड़ी देर में सूजन उठनी शुरू हो जाएगी। कल जब मेरे बंधन खोलोगे तो देख लेना मैं हॉस्पिटल केस बना होऊंगा। हाथ पांव ठीक होने में हफ्तों न लगे तो कहना। उसका निचला जबड़ा लटक गया। और अभी तुम किसको क्या तसल्ली देकर हटे हो? निशान नहीं, खरोच नहीं, कट नहीं, रगड़ नहीं, वगैरह वगैरह। वह बहुत विचलित दिखाई देने लगा। और अभी तो मैं बंधन खुल जाने की उम्मीद में अपने हाथ पांव उमेटूंगा, जिसका नतीजा ये होगा कि नायलॉन की ये डोरी चमड़ी को काटती हुई हड्डियों तक जा पहुंचेगी। फिर क्या जवाब दोगे अपने बाप को? तमीज से बोल। बॉस को? खुश? हबीब बकरे ने उत्तर न दिया। वो सोच में पड़ गया। तभी हामिद ने करीब आकर चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। इसके हाथ पांव खोल दे। कप थामता हुआ हबीब बकरा एकाएक बोला, और इसे भी चाय दे। हाथ पांव खोल दूं? हामिद ने दोहराया। नींद हराम करेगा ये हमारी, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे जागते हुए बंद कमरे से कहां भाग जाएगा ये? खोल दे। बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से हामिद ने आदेश का पालन किया। आजाद होते ही मैं अपनी कलाइयां और टखने मसलने लगा। फिर मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और हामिद की दी चाय की चुस्कियां लगाने लगा। फोन की उधर की आवाज हबीब बकरा सशंक स्वर में बोला, कैसे सुनाई दे गई तुझे? दे गई किसी तरह, मैं लापरवाही से बोला। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तूने सब सुना? हाँ। जानता है मैं किससे बात कर रहा था? अपने बाप बॉस से। और वो कौन हुआ? वो मुझे क्या मालूम। उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। मेरे को टॉयलेट जाना है। क्या? वो हड़बड़ाया। मैंने अपनी कन की उंगली ऊंची करके उसे दिखाई। हबीब बकरे ने हामिद की तरफ देखा। हामिद चाय बना रहा था। हबीब बकरे ने गोद में रखी अपनी रिवाल्वर उठाकर अपने हाथ में ले ली और उठ खड़ा हुआ। चल। वह बेडरूम के पिछवाड़े के दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ बोला। मैं उठकर दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उसे खोला तो पाया कि आगे एक लंबा गलियारा था। पहलवान मुझे अपने से आगे चलाता हुआ गलियारे के सिरे तक लाया, जहां की टॉयलेट था। चल, हबीब बकरा बोला, निपट। मैंने टॉयलेट के दरवाजे को धकेला। अंधेरा है, मैंने बोला। नखरे मत कर, हबीब बकरा यूं बोला जैसे मास्टर किसी बच्चे को समझा रहा हो। भीतर दीवार के साथ स्विच है। मैं भीतर दाखिल हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद करने का उपक्रम किया। खबरदार, हबीब बकरा एकाएक सांप की तरह फुफकारा। मैं निराश हो उठा। मेरा इरादा भीतर से दरवाजा बंद करके गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगने का था। यार ये तो बड़ी ज्यादती है, मैं बोला। यूं तो बकबक नहीं, वो सख्ती से बोला। बिजली का स्विच ऑन कर, दरवाजे से परे हट। मैंने दीवार टटोलकर स्विच तलाश किया और उसे ऑन किया। टॉयलेट में रोशनी फैल गई। जगह मेरी अपेक्षा से बड़ी निकली। वो भी भीतर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा भिड़काया और उससे पीठ लगाकर खड़ा हो गया। रिवाल्वर उसने मजबूती से थामकर अपने सामने की हुई थी और वो अपलक मुझे देख रहा था। यार, मैंने कहना चाहा, ये कोई बात हुई जो बहस करेगा? वो मेरी बात काटता हुआ दृढ़ स्वर में बोला, तो जो करना है पतलून में ही करेगा। मैंने आह भरी और उसकी ओर पीठ फेरकर कमोड के सामने जा खड़ा हुआ। टॉयलेट के इस्तेमाल की जरूरत के बहाने को साकार करने के लिए मैंने अपने गुर्दों के साथ बलात्कार किया। फिर पतलून की जिप खींची और वॉश बेसिन के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने नल चालू किया और साबुन उठाकर उससे हाथ मलने लगा। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में से मुझे हबीब बकरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वो मेरे पीछे मेरे से मुश्किल से 4 फुट परे खड़ा था। चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव लिए वो बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ देख रहा था। एकाएक साबुन की टिकिया मैंने अपने हाथ से फिसल जाने दी। उसकी निगाह स्वमेव ही फर्श पर जा गिरे साबुन की ओर उठ गई। मैं तनिक घूमा, एक कदम आगे बढ़ा और मैंने झुककर साबुन उठाया। फिर मैंने उठकर सीधा होना शुरू किया, लेकिन सीधा होने से पहले ही मैंने सिर झुकाकर अपना सिर सांड की तरह उसके पेट से टकरा दिया। उसके मुंह से गैस निकले गुब्बारे जैसी आवाज निकली और वह दोहरा हो गया। साथ ही उसने फायर किया, लेकिन गोली कहीं दीवार से जा टकराई। मैंने झुके झुके ही ताबड़तोड़ 3-4 घूंसे उसके पेट में रसीद किए और फिर उसके दोबारा फायर कर पाने से पहले ही उसके हाथ से उसकी रिवाल्वर नोच ली। वो फर्श पर ढेर हो गया।
तभी गलियारे में से दौड़ते कदमों की आवाज गूंजी। जरूर हामिद ने गोली चलने की आवाज सुन ली थी और अब वो उधर ही लपका चला आ रहा था। मैंने अपने जूते की एक भरपूर ठोकर हबीब बकरे की कनपटी पर जमाई और फिर उसके ऊपर से कूदकर दरवाजे पर पहुंचा। तभी बाहर से दरवाजे को धक्का दिया गया। दरवाजा भड़ाक से खुला और मुझे चौखट पर हामिद की झलक दिखाई दी। एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैंने रिवाल्वर का रुख उसकी ओर किया और घोड़ा खींचना शुरू कर दिया। सारी रिवाल्वर मैंने दरवाजे की दिशा में खाली कर दी। तब मैंने देखा कि हामिद गलियारे में दरवाजे के सामने धराशायी हुआ पड़ा था। डरते डरते मैं उसके करीब पहुंचा। मैंने पांव की ठोकर से उसके चेहरे को, उसकी छाती को, उसकी पसलियों को टहोका। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मेरी चलाई गोलियों में से पता नहीं कितनी उसे लगी थी, लेकिन निश्चय ही वो मर चुका था। मैंने खाली रिवाल्वर परे फेंक दी और झुककर उसकी उंगलियों में से उसकी रिवाल्वर निकाल ली। मैं फिर हबीब बकरे की ओर आकर्षित हुआ। वो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ा था और प्रत्यक्षतः उसके जल्दी होश में आ जाने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसका जल्दी होश में आना जरूरी था। मैंने उससे कई सवाल पूछने थे और फिर एक लाश के साथ वहां बने रहने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने शुरू किए। कुछ क्षण बाद उसने कराहकर आंख खोली। उठ के खड़ा हो जा पहलवान, मैं कर्कश स्वर में बोला। उसने 2-3 बार आंखें मिचमिचाई और हड़बड़ाकर उठ बैठा। चेतावनी के तौर पर मैंने रिवाल्वर उसकी तरफ तान दी। उसके नेत्र फैले, उसने जोर से थूक निकली। उठ। वो बड़ी मेहनत से उठ के खड़ा हुआ। फुसफुसा पहलवान निकला, मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। 2 करारे हाथों में ही बोल गया, भीतर से खोखला मालूम होता है। निगाहों में कहर भरकर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं अब क्या डरता। अब तो निगाहों से ज्यादा कहर बरपाने वाला आइटम यूआर से टूली के हाथ में थी। तभी उसकी निगाह गलियारे के फर्श पर गड़ी। उसके पहले से फैले नेत्र और फैल गए। मर गया? वह आतंकित भाव से बोला। नहीं, मैं बोला। सांस रोके पड़ा है, फेफड़ों को आराम दे रहा है, सांस लिए बिना जिंदा रहने की मश्क कर रहा है। भैये, तेरी खैर नहीं। अभी तो अपनी खैर मना मोटे भैंसे, मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। क्या करेगा? मुझे बकरे की तरह जिबा करेगा और खाल उधेड़ कर उल्टा टांग देगा। भूला तो नहीं होगा अभी अपना पुराना धंधा? पुराना धंधा? कल्लाल का? हबीबुल्लाह खान बकरे वाला और वो फुसफुस पहलवान। वो चौंका। तू मुझे जानता है? तुझे क्या, मैं तेरे बाप को भी जानता हूं। मेरा बाप? लेखराज मदान। तेरे से निपट लूं, फिर उसकी भी खबर लेता हूं जाकर। अब वो साफ साफ फिक्रमंद दिखाई देने लगा। बाहर निकल, मैंने आदेश दिया। उसने हामिद की लाश को लांघकर बाहर गलियारे में कदम रखा। हामिद को मैं बोला, खुद मारता तो लाश कहाँ ठिकाने लगाता? क्या? वही जो मैं बोला, मरना तो इसने था ही। अब तेरा काम मेरे हाथों हो गया है। अब बोल, लाश कहाँ ठिकाने लगाता? यहीं। क्या मतलब? ये मकान खाली है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। हमने नकली चाबियों से इसके ताले खोलकर इसे जबरन कब्जाया है, इसी काम के लिए। ओह, मैं एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, भीतर चल। हम दोनों वापस बेडरूम में लौटे। वहां मैंने उसे पलंग पर धकेला और उसी नायलॉन की उसी डोरी से उसकी मुस्कें कस दी जिससे कि उसने मेरी वहागत बनवाई थी। फिर मैं कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया। शुरू हो जा, मैंने आदेश दिया। क्या शुरू हो जाऊं? वो कठिन स्वर में बोला। क्या कहानी है? क्या कहानी है? ये बढ़िया है, जो मैं कहूं उसी को तू तोते की तरह रट दे। यूं ही रात बीत जाएगी, फिर दिन में कोई नया खेल खेलेंगे, ठीक है? वो खामोश रहा। साले, मैं अगवा की कहानी पूछ रहा हूँ। क्यों किया मेरा अगवा? क्यों जरूरी है मेरा मदान के छोटे भाई के घर 11 बजे पहुंचाया जाना? ये कहानी बोल, समझा? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या? मैं आंखें निकालकर बोला। भैये, मैं सच कह रहा हूँ। 50,000 की फीस के बदले में मुझे एक काम सौंपा गया था जो कि मैं कर रहा था। मुझे अगवा करके आगे डिलीवर करने का काम। हाँ, इतने से काम की फीस 50,000 रुपये? ज्यादा नहीं है। इस फीस में एक कत्ल भी शामिल था। हामिद का? हाँ। तू अपने शागिर्द का कत्ल करता? वो मेरा कुछ नहीं, वो महज भाड़े का टट्टू था।
जो इस उम्मीद में उछल उछल कर मेरा साथ दे रहा था कि फीस में उसकी 50% की शिरकत थी, जबकि ऐसी फीस उसे देने का तेरा कोई इरादा नहीं था। मुर्दे, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आई। कहीं फीस वसूल करते हैं? मदान ने भी ऐन यही सोचा होगा। 50,000 रुपए की फीस मुकर्रर करते हुए क्या यही मुर्दे कहीं फीस वसूल करते हैं? वो चौंका। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आए। मदान साहब, मेरे साथ यूं पेश नहीं आ सकते। फिर वह धीरे से बोला, क्यों? तू आसमान से उतरा है? तू उसका सगे वाला है? मैंने उनकी बहुत खिदमत की है, फीस लेकर। फोकट में भी की हो तो बोल। वो खामोश रहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव गहराने लगे। अब अगवा की कहानी बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम। अपने अंजाम से बेखबर तो तू होगा नहीं। तू मेरा भी खून करेगा? खून खराबा मेरा काम नहीं। ये तब कह रहा है जबकि अभी 5 मिनट पहले एक खून करके हटा है। बक मत। मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। वो क्या होता है? आत्मरक्षा। अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी मैंने हामिद पर। बिल्कुल अनपढ़ है। खून नहीं करेगा तो क्या करेगा मेरा? मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। क्यों? मैंने क्या किया है? खून खच्चर तो तूने फैलाया है। साले, मेरा अगवा नहीं किया। जानता नहीं आईपीसी में कितनी सजा है अगवा की। तू कोई औरत है? तुझे कोई जबर जिना का खतरा था? तेरी कोई इज्जत लुट रही थी? साले, मस्खरी करता है। मौजूदा हालात में पुलिस को यकीन दिला लेगा कि तेरा अगवा हुआ है। क्या हुआ है हालात को? तुझे नहीं पता? भीतर एक लाश पड़ी है जिसे लाश तूने बनाया है। मैं बंधा हुआ हूँ, तू आजाद है, फिर भी तेरा अगवा हुआ है। हा हा हा। मेरा खून खौल उठा। रिवाल्वर की नाल की एक भरपूर दस्तक मैंने उसके नाक पर दी। वो पीड़ा से बिलबिला उठा। वैसे ही मैंने उसके कत्थई दांत खटखटाए, उसकी खोपड़ी ठकठकाई। अल्लाह! वो कराहता हुआ बोला, अल्लाह! मार के आगे भूत भागते हैं। मैं क्रूर स्वर में बोला, पलस्तर उधेड़ दूंगा मार मार के। भैया, तुम नाहक मेरे पर जुल्म ढा रहा है। अल्लाह कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने लेना क्या था मालूम करके? एक काम मिला, मैंने कर दिया। उसकी गहराई में जाने की मुझे क्या जरूरत है? हाँ, अब सुर में बोला है। वो खामोश रहा। सिगरेट पिएगा? फंकी लगाऊंगा। मैंने उसकी जेब से तंबाकू की पुड़िया बरामद की और उसमें से कुछ तंबाकू उसके खुले मुंह में टपकाया। खुद मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। तो वाकई तुझे नहीं मालूम? मैं बोला कि मेरे अगवा की क्या जरूरत आन पड़ी थी? नहीं मालूम। वो पुरजोर ढंग से इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, कसम उठवा लो। हाल कैसा है आजकल तेरे बाप का? कारोबार कैसा चल रहा है? हाल खराब है, कारोबार मंदा है। अच्छा, ऐसा क्यों? कई पंगों में फंसा हुआ है मदान साहब। मुख्तलिफ किस्म के दबाव हैं उस पर जिन्हें वो झेल नहीं पा रहा। इतने बड़े दादा की बाबत ये बात कह रहा है? वो खामोश रहा। जवाब दे। उसने तंबाकू में रची बसी थूक की एक पिचकारी परे दीवार की ओर फेंकी और फिर धीरे से बोला, मदान के बारे में क्या जानता है? खास कुछ नहीं। तभी तो, खास कुछ जानता होता तो तुझे मालूम होता कि वो बड़ा दादा नहीं, खुशकिस्मत दादा है। उसकी ताकत, मेहनत या सूझ ने नहीं, उसकी तकदीर ने उसे कुछ खास बुलंदियों तक पहुंचाया था और अब उसकी तकदीर ही उसको दगा दे रही है। और तकदीर पर भैये कहाँ जोर चलता है किसी का? वो सिर्फ दिल्ली का दादा है। उन बड़े दादाओं के सामने उसकी क्या औकात है जो सारे हिंदुस्तान पर बल्कि सारे एशिया पर छाए हुए हैं। ऐसे बड़े गैंगस्टर भी उसकी आंख में डंडा किए हैं, पूरा पूरा। क्यों? उनकी माकूल खिदमत नहीं की, उनसे बाहर जाके अपना वजूद बनाने की कोशिश की। वो खफा हो गए। नतीजतन 2 नंबर के तमाम धंधों से मदान को अपना हाथ खींचना पड़ा। न खींचता तो बड़े दादाओं के हाथों कुत्ते की मौत मरता। और ऊपर से सरकार पीछे पड़ गई, टैक्स वाले पीछे पड़ गए। कुछ गलत किस्म की लीडरान की सह पर कई सरकारी महकमात में ऐसे पंगे फंसा बैठा कि दिल्ली के लाट साहब तक खफा हो गए उससे। और ऐसे ऐसे हुक्म फरमा बैठे कि आइंदा दिनों में मदान साहब को रोटी के लाले पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं। कमाल है। उसने थूक की एक और पिचकारी छोड़ी और मैं मंत्र मुग्ध सा बोला, और कोड़ में खाद जैसा काम ये किया। वो धीरे से बोला कि बुढ़ौती में ऐसी कड़क नौजवान छोकरी से शादी कर ली जो हीरे जवाहरात जड़ी पोशाकें पहनती है, सोने का निवाला खाती है।
कितनी उम्र होगी मदान की? 55 के पेटे में तो सरतिया है। और छोकरी वो है कोई 23-24 साल की। बहुत खूबसूरत है। ताजमहल देखा है? हाँ। कैसा है? ओह, इतनी खूबसूरत है। इससे ज्यादा, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि देखकर ही यकीन आता है। मैं देखूंगा। बस देख ही पाएगा और उसे भी अपनी खुशकिस्मती समझना। पहलवान, इस पंजाबी पुत्र की मैंने अपनी छाती ठोकी। खुशकिस्मती का जुग्राफिया बड़ा टेढ़ा है, खास तौर से खूबसूरत औरतों के मामले में। आंखों में ऐसा मिकनातीसी सूरमा लगाता हूँ कि एक बार कोई आंखों में झांक ले तो कच्चे धागे से बंधी पीछे खींची चली आए, बल्कि कच्चे धागे की भी जरूरत नहीं। वो खामोश रहा। प्रत्यक्षता मेरी वैसी किसी खूबी से उसे कोई इत्तेफाक नहीं था। शादी क्यों की? मैंने नया सवाल किया। खूबसूरत औरत को हासिल करने के लिए मदान जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन कहीं शादी के बंधन में बंधते हैं? नहीं बंधते। मदान साहब की भी ऐसी कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन और किसी तरीके से वो छोकरी पुट्ठे पर हाथ ही नहीं रखने देती थी मदान साहब को। उसको हासिल करने की वाहिद शर्त शादी थी मदान साहब के सामने। अपना जलाल दिखाया होता। दिखाया था, काम ना आया। मदान साहब उसकी पीठ पीछे गरजता था कि उठवा दूंगा, बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब छोकरी के सामने पड़ता था तो भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगता था। जादू कर दिया था अल्लाह मारी ने मदान साहब पर। 7 फेरों के लपेटे में लेकर ही मानी कमबख्त मदान साहब को। थी कौन? करती क्या थी? चिट्ठियां ठकठकाती थी पुनीत खेतान के दफ्तर में। टाइपिस्ट थी। यही होगी अंग्रेजी में। और ये पुनीत खेतान कौन साहब हुए? खेतान साहब मदान साहब का कोई नावे पत्ते का सलाहकार, और कोर्ट कचहरी की भी कोई सलाह मदान साहब को चाहिए होती है तो मदान साहब उसी के पास जाता है। फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर, वही होगा अंग्रेजी में। इतनी खूबसूरत लड़की उसकी मुलाजमत में थी तो उसने नहीं हाथ रखा उस पर। कोशिश तो जरूर की होगी। खीर का कटोरा सामने पाकर कोई उसमें चम्मच मारने की कोशिश से बाज आता है? यानी कि कोशिश करने वाले कई थे, लेकिन वो खीर खाई मदान साहब ने ही। यही समझ ले। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, वैसे मुझे तो अफसोस ही हुआ था। क्यों? अरे इतना बड़ा दादा, इतना बड़ा साहब, गिरा तो एक चिट्ठियां ठकठकाने वाली छोकरी की जूतियों में जाकर। और छोकरी भी कमबख्त ऐसी खर्चीली कि देख लेना मदान साहब को नंगा करके छोड़ेगी। लाखों रुपए से कम कीमत की चीज की ख्वाहिश ही नहीं करती पट्टी, और वो भी मदान साहब की ऐसी हालत के दिनों में, जबकि न धंधा साथ दे रहा है न तकदीर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? कुछ नहीं तो पट्टा बुझती चिलम में फूंके मार मार के नौजवानी के मजे लूट रहा है। हजम हो या ना हो, खीर खा रहा है। हाँ, फिलहाल तो बैठा है सांप की तरह कुंडली मारकर हुस्नो सवाब की दौलत पर। वहाँ खलीफा, बहुत उम्दा जुमला कसा, और अभी कहते हो कि अनपढ़ हूँ? वो दांत निकालकर एक भद्दी सी हंसी हंसा। यूं तो मैं बोला, तेरा उम्र दराज बॉस कभी हुस्न के सैलाब में बह जाएगा, जीवन के पहलू में दम तोड़ देगा। कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो वो देवनगर में कहीं रहता था, अब भी वहीं रहता है? नहीं, अब तो वो एक होटल में रहता है। कौन से होटल में? जो 12 खंबा रोड पर नया बना है। उसकी सबसे ऊपरली मंजिल तमाम की तमाम मदान साहब के कब्जे में है। और कौन रहता है वहाँ? कोई नहीं। भाई भी नहीं? वो तो अलग कोठी में रहता है। कहाँ? मेटकाफ रोड, कोठी नंबर 10, जहाँ की तू मुझे दिन के 11 बजे पहुँचाने वाला था। हाँ। छोटे भाई का नाम क्या है? शशिकांत। शादीशुदा है? नहीं। वहाँ मेटकाफ रोड पर अकेला रहता है? हाँ। भाई के पास क्यों नहीं रहता? वजह नहीं मालूम। अब साथ नहीं रहता या पहले भी साथ नहीं रहता था? जहां तक मुझे मालूम है पहले भी साथ नहीं रहता था। मेरे अगवा का हुक्म तुझे लेखराज मदान से मिला, लेकिन मुझे अगवा करके तूने मुझे उसके छोटे भाई की कोठी पर पहुंचाना है। ऐसा क्यों? उसी के पास क्यों नहीं जिसने कि अगवा का हुक्म दिया? पता नहीं, सुर बदल रहा है पहलवान। एक आध दांत हलक में उतर गया नहीं देखना चाहता तो पहले वाले सुर का ही रियाज रख। अल्लाह कसम नहीं पता, मैं मालूम करूंगा। तू उससे मिलने जाएगा? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि क्यों वो मेरे अगवा का तलबगार है। वो बताएगा? राजी से तो नहीं बताएगा। तू तो यूं कह रहा है जैसे तू मदान साहब के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है।
ठीक पहचाना। उसके चेहरे पर विश्वास के भाव ना आए। जिंदा लौट के नहीं आएगा, वो बोला। यकीनन आऊंगा, साथ में इस बात की भी मुकम्मल जानकारी लेकर आऊंगा कि जिसको तू ताजमहल का दर्जा दे रहा है वो ताजमहल जैसी अजीम ओसान है भी या नहीं। भैया, अगर तेरे ऐसे ही इरादे हैं तो तू मदान साहब की गोली से नहीं मरेगा, तू और तरीके से मरेगा। और तरीके से कैसे? तू मदान साहब की हुस्न परी पर निगाह डालेगा और गस खा जाएगा, फिर पछाड़ खाकर उसके कदमों में गिरेगा और इस फानी दुनिया से रुखसत फरमा जाएगा। देखेंगे, मैं लापरवाही से बोला और उठ खड़ा हुआ। मेरा क्या होगा? एकाएक वो व्याकुल भाव से बोला। कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त तुझे यहाँ यूं ही गुजारना पड़ेगा। मैं तेरे बॉस को तेरी खबर करूंगा, फिर आगे वो ही फैसला करेगा कि तेरा क्या होगा। वो मुझे जान से मार डालेगा। काहे को? तूने क्या किया है? मैं काम को अंजाम न दे सका, मैं तेरे को उस तक पहुंचा जो न सका। तो क्या हुआ, मैं खुद ही पहुंच रहा हूँ। समझ ले, तेरी खातिर मैं उसके हुजूर में खुद पेश हुआ। लेकिन तुझे इस बात पर शक है कि मैं तेरे बॉस के पास जा रहा हूँ? वो बात तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे को आजाद कर दूं और ये रिवॉल्वर तुझे थमा दूं ताकि अपने ओरिजिनल प्रोग्राम के मुताबिक तू मुझे बकरी की तरह हाँक के अपने बाप के खूंटे से बांध आए और 50,000 रुपए की फीस वसूल कर ले? यही चाहता है ना? चाहता तो मैं यही हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोला। लेकिन भैया, ऐसा हो तो नहीं सकता ना, सोच कोई तरकीब। वो खामोश रहा। तंबाकू थूक, मैंने आदेश दिया। वो असमंजसपूर्ण ढंग से मेरी ओर देखने लगा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसका एक गोला सा बनाया और बोला, मुंह खोल। तब मेरा इरादा उसकी समझ में आया। मेरा दम घुट जाएगा, उसने आर्तनाद सा किया। नहीं घुटेगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेगा। भैया, रहम कर। मैं खलीफा, दिन चढ़े तक तेरी हालत कितनी भी बद क्यों ना हो जाए, उस हालत में तू फिर भी नहीं पहुंचेगा जिसमें बाहर गलियारे में पड़ा तेरा जोड़ीदार पहुंचा हुआ है। मैंने रुमाल जबरन उसके मुंह में ठूस दिया। फिर मैंने उसकी जेबें टटोली। एक जेब से एक लंबा रामपुरी कमानीदार चाकू बरामद हुआ। चाकू देखकर मुझे अपनी अक्ल पर बहुत अफसोस हुआ। तलाशी का वो काम मुझे तब करना चाहिए था जबकि वो टॉयलेट के फर्श पर बेहोश पड़ा था। वो खतरनाक चाकू उसके हक में बाजी पलट सकता था, लेकिन गनीमत थी कि ऐसा हुआ नहीं था। यानी कि इस पंजाबी पुत्र की फेमस लक ने अभी उसका साथ देना बंद नहीं किया था। उसकी एक और जेब से 3400 रुपए के नोट बरामद हुए। पहलवान, मैं बोला, ये उस झापड़ के एवज में कब्जा रहा हूँ जो तूने मुझे मारा था। उसकी आंखें अपनी कटोरियों में बड़ी बेचैनी से घूमी। गैरेज में खड़ी कार की चाबियां मैंने गलियारे में जाकर हामिद की जेब से बरामद की। इतनी रात गए मुझे आसानी से कोई सवारी मिलने वाली जो नहीं थी। आखिर में मैंने हर उस स्थान को रगड़ रगड़ कर पहुंचा जहां से मेरी उंगलियों के निशान बरामद होने की संभावना हो सकती थी। वातावरण में भोर का उजाला फैल रहा था, जबकि मैंने अपने अपहरणकर्ताओं से झपटी एम्बेसडर 12 खंबा रोड के उस होटल की लॉबी में ले जाकर रोकी बकौल हबीब बकरा, जिसके पेंथ हाउस अपार्टमेंट में लेखराज मदान नाम का सुपर गैंगस्टर रहता था। भीतर पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि 13वीं मंजिल पर स्थित उसके पेंथ हाउस तक एक लिफ्ट सीधी जाती थी, जो कि उस वक्त मजबूती से बंद थी। ये लिफ्ट पूछने पर रिसेप्शन पर मौजूद क्लर्क ने मुझे बताया, मदान साहब अपने अपार्टमेंट से एक बटन दबाते हैं तो खुलती है। ऐसा कब होता है? मैंने पूछा। 9 बजे से पहले तो कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? मदान साहब देर से सो के उठते हैं, वो 9 बजे से पहले डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं करते। रास्ता यही एक है ऊपर पहुंचने का? जी हाँ, लेकिन मेरी तो उनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हकीकत यह है कि वो ही पसंद नहीं करेंगे कि मैं देर से उन्हें रिपोर्ट करूं। ऐसा है तो आप, उसने काउंटर पर पड़ा एक फ़ोन मेरी तरफ सरका दिया, उन्हें फ़ोन कर लीजिए। गुड, मैंने रिसीवर उठाकर हाथ में लिया। नंबर बोलो। वो तो क्लर्क मुस्कुराया। आपको मालूम होना चाहिए। मैंने हौले से रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। यानी कि राष्ट्रपति भवन में दाखिला आसान था, दादा लोगों की डैन में दाखिला मुश्किल था। 9 बजे लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। 9 बजने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं मोती बाग जाकर हबीब बकरे से वहां का नंबर उगलवा सकता था। आखिर उसने फोन पर मदान से बात की थी।
लेकिन एक तो उसमें भी ढेर वक्त लगता और दूसरे मुझे फिर ऐसे घर में कदम डालने पड़ते जहां की गोलियों से बिंधी एक लाश मौजूद थी। वक्त गुजारी के लिए मैंने अपने दोस्त मलकानी के पास जाने का फैसला किया, जो कि करीब ही पहाड़गंज में एक साधारण सा होटल चलाता था। 9 बजे तक मैं वापस होटल की लॉबी में पहुंचा तो तब मुझे सीधे पेंथ हाउस जाने वाली लिफ्ट लॉबी में खड़ी मिली, जिसमें सवार होने से मुझे किसी ने न रोका। सुपरफास्ट लिफ्ट पलक झपकते 13वीं मंजिल पर पहुंच गई। मैं लिफ्ट से निकला तो वहां सामने मुझे एक ही दरवाजा दिखाई दिया, जिसकी चौखट में कॉल बेल का पुश लगा हुआ था। मैंने पुश को दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद दरवाजे में एक झरोखा सा खुला और मुझे उसमें से 2 हिरणी जैसी काली कजरारी मद भरी आंखें दिखाई दी। यस, साथ ही एक खनकता हुआ स्त्री स्वर सुनाई दिया। मदान साहब से मिलना है। मैं बोला, क्यों मिलना है? उनके लिए एक संदेशा है। किसका? हबीब बकरे का। किसने मिलना है? बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। वेट करो। झरोखा बंद हो गया। मैं प्रतीक्षा करने लगा। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर रेशमी गाउन में लिपटी हुई रेशम जैसी ही अनिध्य सुंदरी प्रकट हुई। उस पर निगाह पड़ते ही आपके खादिम की हालत बद हो गई और फिर बद से बदतर हो गई। अगर वही औरत लेखराज मदान की बीवी थी तो हबीब बकरे ने गलत नहीं कहा था कि मैं उस पर एक निगाह डालूंगा और गस खा जाऊंगा, फिर पछाड़ खाकर उसके कदमों में गिरूंगा और इस फानी दुनिया से रुखसत फरमा जाऊंगा। मेरे पसंद की हर चीज उसमें थी। न सिर्फ थी, ढेरों में थी। लंबा कद, छरहरा बदन, तनी हुई सुडौल भरपूर छातियां जो अंगिया के सहारे की कतई मोहताज नहीं थी। और अगर खाकसार की निगाह बीनी गलत नहीं थी तो अपने रेशमी गाउन के नीचे अंगिया वो पहने भी नहीं हुई थी। गोरे चिट्टे हाथ पांव, खूबसूरत नयन नक्श, पतली कमर, भारी नितंब, सरू सा लंबा कद, सुराहीदार गर्दन, रेशम से मुलायम सुनहरी रंगत लिए हुए भूरे बाल, हुस्न की दौलत से माला माल होने के अभिमान से दमकता चेहरा। कोई खराबी थी तो वो ये कि वो इतने शानदार जिस्म को लिबास से ढके हुए थी। उस घड़ी मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि उस मुजस्सम हुस्न की शान में मेरे मुंह से आह निकलनी चाहिए या वाह या शायद कराह। हो गया। वो अपने सुडौल मोतियों जैसे दांत चमकाती हुई उसी खनकती आवाज में बोली जो कुछ क्षण पहले मैंने बंद दरवाजे के पार से सुनी थी। क्या? मैं हड़बड़ाकर बोला। ब्रेकफास्ट? जी? आंखों ही आंखों में हजम तो कर रहे हो मुझे। ओह, खाकसार आपकी पैनी निगाह की दाद देता है और कबूल करता है कि ये गुनहगार आंखें उसी काम को अंजाम दे रही थी जिसका कि आपने जिक्र किया। ब्रेकफास्ट का? वो अपने दांतों से अपना निचला होंठ चुभलाती हुई तनिक कुटिल स्वर में बोली। जी हाँ। पेट भर गया? पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। अब बंदा ब्रेकफास्ट के फौरन बाद हाथ के हाथ लंच और डिनर का भी तमन्नाई है। इतना खाना इकट्ठा खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। तो क्या होगा? मर जाओगे। तो क्या बुरा होगा? खाली पेट मरने से तो ऐसी मौत बेहतर ही होगी। खुशबू का लुत्फ उठाओ और जायके के ख्वाब लो। वो अपना एक नाजुक हाथ चौखट से हटाकर अपने कूल्हे के खम पर टिकाती हुई बोली, तुम्हारी किस्मत में बस इतना ही लिखा है। हु नोज मैडम, मर्द की किस्मत को तो देवता नहीं जान पाते। वो हंसी और फिर बोली, नाम क्या बताया था तुमने अपना? सुधीर कोहली। मैं तनिक सिर नवाकर बोला, दी ओनली वन। कोई टॉप के हरामी मालूम होते हो? दोनों बातें दुरुस्त, हरामी भी हूँ और टॉप का भी। आम मामूली हरामियों से तो यहाँ शहर भरा पड़ा है। टॉप का हरामी एक ही है राजधानी में और आसपास 40 कोस तक। सुधीर कोहली, दी ओनली वन। बातें बढ़िया करते हो। और भी कई काम बढ़िया करता हूँ, कभी आजमा कर देखिए। देखेंगे। एक बार चौखट पर से हटी। कम इन एंड सेट डाउन, साहब आते हैं। थैंक यू। मैंने भीतर कदम रखा तो उसने मेरे पीछे अपार्टमेंट के इकलौते प्रवेश द्वार को मजबूती से बंद कर दिया। बड़े ऐश्वर्यशाली ढंग से सुसज्जित ड्राइंग रूम की ओर मेरे लिए हाथ लहराती हुई वो पिछवाड़े का एक दरवाजा खोलकर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैंने बैठने का उपक्रम न किया। मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगा लिया और मन ही मन उसके नंगे जिस्म की कल्पना करते हुए मदान की प्रतीक्षा करने लगा।
मैं नया सिगरेट सुलगा रहा था जबकि मदान ने वहां कदम रखा। मदान एक लाल भभूका चेहरे वाला विशालकाय व्यक्ति था। उसके 3/4 बाल सफेद थे, कनपटी पर लंबी सफेद कलमें थी, लेकिन दाढ़ी मूछ सफाचट थी। उसकी आंखों के लाल डोरे आंखों के नीचे थैलियों की तरह लटकती खाल और खमीरे की तरह फूला हुआ अति विशाल पेट उसके दारू कुकड़ी का भारी रसिया होने की चुगली कर रहा था। वो एक तंबू जैसा मैरून कलर का ड्रेसिंग गाउन पहने था। उस घड़ी मैं उस पहाड़ जैसे जिस्म के नीचे उस नाजुक बदन हसीना की कल्पना बदमजा कल्पना किए बिना न रह सका, जो अभी अभी वहां बिजली की तरह चमक के गई थी। मैंने कभी एक मेंढक की कहानी पढ़ी थी जो शहजादी द्वारा चूमे जाने पर खूबसूरत नौजवान बन गया था। मदान उस घड़ी मुझे एक ऐसे विशालकाय मेंढक जैसा लगा जिस पर शहजादी के चुंबन का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो मेरे से बगलगीर होकर मिला। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे इस खौफ ने फौरन अलग हो जाने के लिए प्रेरित किया कि कहीं मैं उसकी बगल में ही न समा जाऊं। कोल्ली, वो फटे बांस जैसी आवाज में बोला, तेरा इस घड़ी यहाँ मेरे सामने मौजूद होना ही साबित करता है कि मेरे पहलवान और उसके शागिर्द की सीटी बज गई। दुरुस्त, मैं सरल स्वर में बोला। कैसा है अपना हबीब बकरा? जिंदा है। शागिर्द? मर गया। कहाँ? मोती बाग वाली इमारत में। पहलवान भी वही है? नहीं। वो कहाँ है? मेरे कब्जे में। मैंने सिगरेट का लंबा कश लगाया। यानी कि बताना नहीं चाहता? जाहिर है। क्यों? क्योंकि वो अगवा का अपराधी है। अगवा एक संगीन जुर्म है। उस संगीन जुर्म की गंभीरता को कम करने के लिए और हो सके तो सजा से बचने के लिए उसे बताना होगा कि ऐसा उसने किसके कहने पर किया था। वो मेरा नाम लेगा? यकीनन लेगा। नहीं लेगा तो मैं उसकी ऐसी दुक्की पीटूंगा कि उसकी आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी, सारी पहलवानी भूल जाएगा। कोल्ली, तू मुझे फंसाएगा? जिसकी करतूत होगी वो ही भुगतेगा। कोल्ली, तू मेरा पंजाबी भ्रा? अच्छा, मेरा पंजाबी भ्रा होके तू मेरे साथ ऐसा? कुत्ते का कुत्ता बैरी, तभी इतना भौंक रहा है। अभी तो काटूंगा भी। तू मुझे काटेगा? जब चलकर यहाँ आया हूं तो कुछ तो करूंगा ही। वहम है तेरा कोल्ली पुत्र। क्या कि तू यहाँ आके कुछ कर लेगा? गलती की तूने यहाँ आके। अच्छा, हाँ, आ तो गया, अब जाएगा कैसे? वैसे ही जैसे आ गया हूँ। क्या मुश्किल है? उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। उसने घूर कर मुझे देखा। मदान दादा, मैंने एक पूर्व निर्धारित वक्त पर कहीं वापस पहुंचना है, जीता जागता, सही सलामत। ना पहुंचा तो मेरे साथी तुम्हारे पहलवान को सीधे पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाएंगे, जहां वो गा गा कर बता रहा होगा कि कैसे उसने तुम्हारे हुक्म पर मेरा अगवा किया था। पुलिस बहुत खुश होगी तुम्हारी गर्दन नापने का मौका पाकर। यार, तू तो खफा हो रहा है। नहीं, मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। मेरी नन्ही सी जान इतने बड़े दादा के किसी काम आए, इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल। मैंने हकबकाकर उसकी तरफ देखा। क्या बिल्कुल? मैं बोला, तेरी जान मेरे कम आए, इसीलिए तो पहलवान को तेरे पास भेजा था। क्या किस्सा है मदान दादा? किस्सा जानना चाहता है? तड़प रहा हूँ जानने के लिए, तभी तो सुबह सवेरे यहाँ आया हूँ। सिगरेट कौन सी पीता है? मैंने उसे डनेल का पैकेट दिखाया। एक मुझे दे। मैंने उसे सिगरेट दिया और लाइटर से उसे सुलगाया। उसने बड़े तजुर्बेकार अंदाज में सिगरेट का लंबा कस लगाया और नथुनी से धुएं की दो नाली छोड़ी। बैठ, वो बोला। ऐसे ही ठीक है, मैं शुष्क स्वर में बोला। ओए बैजा माँ सदके, क्यों इतना खफा हो रहा है? उसने बांह पकड़कर जबरन मुझे एक सोफे पर बिठाया और स्वयं भी मेरे सामने बैठ गया। थूक दे गुस्सा, वह बोला। क्या कहने, तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो और मैं ऐतराज भी न करूं? ओए कोल्ली पुत्र, ओए माँ सदके, मेरी तेरे से कोई जाति अदावत थोड़े ही है। जाति अदावत नहीं है, मैंने व्यंग्यपूर्ण स्वर में दोहराया। फिर भी मेरे जान के पीछे पड़े हो, क्योंकि गाहे बगाहे अपने किसी पंजाबी भाई की जान ना लो तो तुम्हारी जान में जान नहीं आती। यारा, तू तो फिर खफा हो रहा है। मैंने भुनभुनाते हुए सिगरेट का लंबा कस लगाया। देख, उसने मुझे समझाया। सुन, ईद पर बकरा काटते हैं कि नहीं? काटते हैं ना। क्यों काटते हैं? कुर्बान करना होता है उसे। ऐसा करने वाले की बकरे से कोई जाति अदावत होती है? बोल,
होती है। मैं कुर्बानी का बकरा नहीं है, मुझे मालूम है, तू तो मेरा पंजाबी भरा है। अब फिर मत कह देना कुत्ते का कुत्ता बैरी। वो हा हा करके हंसा। वीर मेरे, मैंने तो एक मिसाल दी थी। मिसाल छोड़ो, मिसालें सुबह सवेरे मेरी समझ में नहीं आती। असली बात कर। वो भी करते हैं। चाय पिएगा? फिर मेरे हाँ या ना करने से पहले ही उसने उच्च स्वर में आवाज लगाई, मधु। वही परी चेहरा हसीना वहां प्रकट हुई। ये मेरी बीवी है मधु। मैंने सिर नवाकर सहज से कहीं मीठी मधु का अभिवादन किया। वो बड़े मसीनी अंदाज में मुस्कुराई। ये अपना कोल्ली है, वो मधु से बोला। सुधीर कोल्ली जासूस है, प्राइवेट किस्म का, बहुत बड़ी बड़ी जासूसियां कर चुका है, सारी दिल्ली में मशहूर है, अपना पंजाबी भरा है। चा पिला इसे। मधु सहमति में सिर हिलाती हुई वहां से चली गई। कैसी है? मदान ने सगर्व पूछा। शानदार, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। तौबा शिकन, मेरा माल है सालम। कोल्ली? उसके स्वर में चेतावनी का पोट आ गया। नियत मैली नहीं करनी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे क्या दिखाई नहीं देता कि हूर की रखवाली के लिए कितना बड़ा लंगूर बैठा है? क्या? कुछ नहीं। मैं एक क्षण ठिठका और बोला, वैसे एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। क्या? मेरी राय में खूबसूरत औरत का दर्जा ताजमहल जैसा होता है। उसकी खूबसूरती का आनंद लेने का हक हर किसी को होना चाहिए। पति नाम का कोई सांप उसका मालिक बनकर उसकी छाती पर जमकर बैठ जाए, यह मुनासिब बात नहीं। पागल हुआ है? उसने तत्काल ऐतराज किया। बेवकूफ बनाता है, गुमराह करता है। अरे मेरा माल है। मेरे माल पर कोई दूसरा कैसे काबिज हो सकता है? सोशलिज्म में मेरा नहीं किया जाता। बातें जितनी मर्जी बना ले, आखिर पढ़ा लिखा है। लेकिन याद रखना, नियत मैली नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। कहना आसान था, हकीकतन इतनी शानदार औरत को देखकर जिसकी नियत मैली ना ही हो, वो या तो हिजड़ा होगा या नपुंसक। अप्सरा चाय की ट्रे के साथ वहां पहुंची और हमारे सामने बैठकर चाय बनाने लगी। जितनी देर वो वहां रुकी उतनी देर मैं अपलक उसे देखता रहा और मदान अपलक मुझे देखता रहा। तभी तो कहते हैं कि खूबसूरत औरत के पति की एक जोड़ी आंखें पीठ पीछे भी होनी चाहिए। उसने चाय हम दोनों को सर्व की और फिर ट्रे में रखी एक डिबिया उठाकर अपने पति को सौंपी। क्या है? मदान बोला। देखो, वो बोली। उसने डिबिया को खोला। भीतर मेरी भी निगाह पड़ी। भीतर हीरों से जड़े 2 टॉप्स जगमगा रहे थे। 7 हीरे, एक मिडिल में और 6 उसके गिर्द दायरे की शक्ल में। लेकिन एक में से एक हीरे की जगह खाली थी। जहां हीरा होना चाहिए था वहां खाली छेद दिखाई दे रहा था। एक हीरा निकल के गिर गया है। वो बड़े अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, लगवा के दो। कैसे गिर गया? क्या पता कैसे गिर गया। वो झुंझलाई। ढीला पड़ गया होगा। ढूंढ ले, यहीं कहीं होगा। ढूंढ लिया, नहीं है। नया लगवा के दो। आज ही? अभी मैंने पहनने हैं। आज नहीं लगता तो नए टॉप्स ला के दो। ठीक है, आज ही लग जाएगा हीरा। लेकिन दोनों क्यों दे रही है? वो ही दे जिसमें हीरा लगना है। सारे चेक करने हैं, कोई और भी लूज हो सकता है। अच्छा। वो उठकर चली गई। चाय पी कोल्ली? मदान फिर मेरी तरफ आकर्षित हुआ। मैंने चाय की एक चुस्की ली और बोला, तुम्हारा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या? वह सकपकाया। 11 बजे अपनी कोठी पर, मेटकाफ रोड 10 नंबर। भूल गए? ओह, तो सब कुछ बक दिया हमारे पहलवान ने, सिवाय इसके कि असल किस्सा क्या है। असल किस्सा मदान दादा, जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। यार तू मुझे दादा क्यों कहता है? मैं तेरे से इतना बड़ा थोड़े ही हूँ। कुछ कहना ही है, कोई चाचा ताया मामा कह ले। मैंने तुम्हें दादा अपने से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी जोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि तुम्हारा दर्जा, तुम्हारा समाजी रुतबा बयान करने के लिए कहा। एक बात माननी पड़ेगी कोल्ली, एक नंबर का हरामी है तू। शुक्रिया, मैं तनिक सिर नवाकर बोला। अब मेरी तारीफ के साथ साथ अगर असली किस्से का भी जिक्र हो जाए तो मैं कपड़े बदल के आता हूँ। एक का एक वहां उठ खड़ा हुआ। वो जिक्र मेटकाफ रोड के रास्ते में करेंगे। मेरा वहां क्या काम है? काम चलेगा तो पता चल जाएगा। फिर मेरे और कुछ कह पाने से पहले ही वो वहां से उठकर चल दिया। मैंने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और सिगरेट और चाय चुसकते हुए उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा।
तो दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के सुधीर कोहली सीरीज के इस उपन्यास का पहला एपिसोड आज यही विराम लेता है। इसके पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं असली मकसद के दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।